तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि इससे पहले कि तब धरा का सिंदूर मिटा पाता, आज धरा और तब के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने तब का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उससे गुस्से में बोला, सोचना भी मत अब आगे। इसके बाद आज धरा का हाथ पकड़कर पुलिस वालों के सामने लेकर गया और धरा की तरफ देखकर कहा, ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा है, इन्हें सच बताओ। धरा ने घूरकर अच की तरफ देखा और मन ही मन कहा, सच तो कह रहे हैं ये। अच को पता था कि धरा मन ही मन क्या सोच रही है। उसने धरा को एक वार्निंग वाला लुक दिया। धरा अच को देखकर घबरा गई और उसने कहा, शुरू किया, वो मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। हमने आज ही शादी की है और ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। अब मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब कहकर धरा अच की तरफ देखने लगी, जैसे वो उससे पूछ रही हो कि इतना काफी है या और कुछ भी कहना है। अच ने उसको इग्नोर किया और पुलिस वालों को कहा, सुन लिया आप, अब आप जा सकते हैं। पुलिस वाले बिना देर किए वहां से निकल गए। गुड्डू और तब अभी जो भी हुआ था उसको सुनकर हैरान थे। तब अपनी जगह पर जम सा गया था। थोड़ी देर बाद उसको होश आया और वो धरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। प्रिसा, तुम गुस्सा हो ना कल की बात से, इसलिए तुम ये सब कह रही हो ना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब चलो यहाँ से। तब ने धरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। तब को धरा का हाथ पकड़ते हुए देखकर चिढ़ गया। उससे पहले कि वह कुछ कहता, धरा झटके के साथ अपना हाथ तब के हाथों से छुड़ा लिया। धरा की आंखें अब भर आईं। वो तब से नफरत तो नहीं करती थी, लेकिन उसको रात वाली बात पर तब के ऊपर गुस्सा आ रहा था। तब ने उसको ऐसी ऐसी बातें बोली थी जिसको वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। धरा को ये भी पता था कि तब उसके लिए क्या फील करता है, लेकिन अब वो चाहती थी कि वो उसको भूल जाए। वो तब को अपनी वजह से और दर्द नहीं देना चाहती थी। धरा ने तब की आंखों में देखकर कहा, तुमने तो रात को बीच सड़क में मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ़ कर दो प्रिसा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तब ने ये कहकर अच की तरफ नफरत से देखा। जरूर इसने ही तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया होगा। बात करने से पहले तुम देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये मेरे हस्बैंड है, धरा ने तब से कहा। तब अब पूरी तरह से टूट चुका था। धरा की ऐसी बातें सुनकर गुड्डू ने तुरंत आकर उसको सहारा दिया। भाई, गुड्डू ने धरा की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुमने ये ठीक नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द साफ साफ झलक रहा था। तब ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन अच ने धरा की कमर पकड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, चले अब, आज हमारी सुहाग रात भी है। हमें ऐसी फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। धरा ने गुस्से से अच की तरफ देखा। अब उसको समझ आया था कि अच ने सुबह कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करने के बाद पंडित बुलाकर उससे दोबारा शादी क्यों की। उसको पता था कि तब यहाँ जरूर आएगा और उसको दिखाने के लिए ही उसने ये सब प्लानिंग की थी, ताकि तब धरा को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट जाए। आज धरा की कमर पकड़कर उसको जबरदस्ती अपने साथ अंदर लेकर जाता है। तब और गुड्डू उसको जाते हुए देख रहे थे। अभिनव भी वहां आ चुका था। वो बहुत देर से खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसको तो जैसे आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल चुका था। वो धीरे से चलकर तब और गुड्डू के पास गया। अभिनव तब की आंखों में देखकर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो भाई ने कहा? अब यहाँ खड़े क्यों हो? तब को भी अजमो की बातें जैसे सुनाई ही नहीं दी। वो बस एक जगह भूत बनकर सामने की तरफ देखे जा रहा था, जहाँ से अभी अभी अच धरा को लेकर गया था। गुड्डू ने चिढ़कर अभिनव की तरफ देखा और कहा, हम जा रहे हैं। हमें भी यहाँ रुकने का कोई शौक तो नहीं है ना। चलिए भाई यहाँ से, यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं है।
उसके बाद गुड्डू तब को लेकर वहाँ से निकल गई। तब पर गुड्डू कार में थे। गुड्डू ने तब से पूछा, भाई आप ठीक तो है ना? तब ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उसको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिसा ने शादी कर ली। गुड्डू से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसको अपने भाई के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसको धरा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी गुड्डू का फोन रिंग करने लगता है। वो फोन उठाकर सामने वाली की बातें सुनने लगी। उसने फोन काटकर चिंता जताते हुए कहा, भाई हमारी लंदन की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। तब ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम जाओ। पर भाई आप, गुड्डू ने इतना ही कहा था कि तब बीच में बोल पड़ा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी लड़की ने धोखा देने से मैं टूट जाऊँ। ठीक है, फिर मुझे जाना होगा, मगर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगे। तब ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उधर अभिनव ने हवेली के अंदर जाते ही हंगामा मचा दिया। वो बस अज के पीछे पीछे घूम रहा था। भाई आपने शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्दयी और कोई इंसान नहीं है। आपने किस तरह से धरा को मनाया? अभिनव ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि आखिर उसके भाई ने धरा को किस तरह शादी के लिए मनाया। अभिनव की बात अच ने बीच में ही काटते हुए कहा, धरा नहीं, भाभी कहो। अभिनव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, भाई मैं उसको भाभी नहीं कहूँगा। अच ने घूर कर अभिनव को देखा। नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरी भाभी है, प्यारी धरा भाभी। अभिनव ने थोड़ा डरते हुए कहा। उसको पता लग चुका था कि उसका भाई उसको कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए वो धरा के पास सारा मामला जानने के लिए चला गया। सुनीता ने धरा से कहा, आज सर के ऑर्डर है कि अब आप आज सर के साथ उनके ही रूम में ही रहेंगी। उसकी बात सुनकर धरा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, ये भेड़िया, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? सुनीता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप एक बार रूम देख लीजिए, फिर हम आपका सामान वहीं से डलका देंगे। मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी, धरा ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर सुनीता हैरान हो जाती है। आखिर मैडम सर के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? धरा ने मन ही मन सोचा, इस इंसान के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, कहीं ये रात को। धरा ने इसके बारे में सोचा और वो घबरा गई। वो अच से इस बारे में सब क्लियर करना चाहती थी। वो अपने रूम से बाहर निकली ही थी कि उसकी नज़र अपने बगल वाले रूम में जाती है। उसको वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो उसके अंदर ये देखने के लिए चली गई कि आखिर इस रूम में चल क्या रहा है। जैसे ही धरा ने रूम के अंदर अपने पैर रखे, वो रूम को देखकर शॉक्ड हो गई। ये उस रूम का किंग साइज बेड था, जो पूरा लाल फूलों से सजा हुआ था। उस पूरे रूम को काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया हुआ था। धरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसी वक्त अभिनव भी धरा को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने धरा को देखकर कहा, धरा। वह रुका और फिर उसने कहा, नहीं भाभी, मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, और तुम, मेरा मतलब है आप यहाँ हो। अभिनव की आवाज़ जैसे ही धरा के कानों में पड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा। अभी तुम? अभिनव की नज़र जब सजे हुए कमरे पर गई। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, अभिनव ने कहा। उसकी बात सुनकर धरा थोड़ी सहम गई। उसको ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। अभिनव ने सोचा कि धरा शर्मा गई है। अभिनव उसके पास गया और उसके कंधे पे अपना कंधा मारते हुए कहा, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? भाभी जी, आज को जैसे ही पता लगा कि अभिनव धरा के पास गया है, वो तुरंत वहां आ गया। उसने देखा कि अभिनव धरा के पास खड़ा होकर उसके कंधे को अपने कंधों से झटका दे रहा है। आज की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो उसके पास जाकर उन्हें अलग कर देता है और धरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आज अभिनव से थोड़ा सख्त आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ से खुद जाओगे या फिर मैं तुम्हें?
आज ने इतना ही कहा था कि अभिनव ने कहा, भाई आप मुझे कुछ मत करिए, मैं खुद ही जाता हूँ, मैं कल यहाँ ज़रूर आऊँगा। अभी आप दोनों वहाँ एंजॉय करिए। इतना कहकर उसने धारा को एक आंख मार दी। तुम आज के मुंह से बस इतना ही निकला और अभिनव वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद आज धरा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसको दीवार से लगा दिया। वो दोनों काफी नजदीक थे। धरा को अपने चेहरे पर आज की सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी। धरा ने डरते हुए आज को दूर ढकेलने की कोशिश की। ये बहुत बेहूदगी है। धरा ने बस इतना ही कहा कि आज ने उसके होठों पर अपने होठों से ब्लॉक कर दिए। वो बहुत ज़्यादा क्रूर था। धरा को किस करते हुए आज को ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को बहुत दिन बाद पानी मिला हो। ये तो वही खुशबू थी जिसे वो पिछले 2 सालों से मिस कर रहा था। धरा को छोड़ने का आज का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब धरा ने आज के सीने पर अपने हाथ से वार करना शुरू किया तो आज ने उसे छोड़ दिया। आज ने धरा को छोड़ तो दिया था, लेकिन वो धरा से दूर बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज ने धरा को चिन पकड़कर धरा के फेस को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें कोई और मर्द जरा सा भी छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर आज ने उसको पकड़कर बेड पर ढकेल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? धरा ने जैसे ही बेड से उठने की कोशिश की, आज ने उसको खुद के नीचे दबा लिया। धरा उसकी इस हरकत से हैरान थी। ये आदमी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। आज ने धरा के हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसको दोबारा से किस करना शुरू कर दिया। होंठों से तो वो गले पर आ गया। धरा को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई भूखा शेर उस पर झपट पड़ा हो। उसको लग रहा था कि वो आज उससे नहीं बच पाएगी। आज के हाथ अब धरा की कमर पर चले गए। साड़ी में उसकी कमर जो बाहर से झांक रही थी, आज उस पर किस करने लगा। आज के हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। धरा को एहसास हुआ कि अब आगे वो आज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। धरा को अब बहुत डर लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक डर समाया हुआ था। धरा की नज़र पास में टेबल पर रखे एक गमले पर गई। उसने जल्दी से उसे उठाकर आज के सिर पर मार दिया। वो वहीं नहीं रुकी। उसने फिर उसकी बाजू जहां पर उसको गोली लगी थी वहां पर भी वार कर दिया। उस गमले की नोक काफी नुकीली थी। उसकी वार से आज की बाजू से खून बहने लगा। आज ने एकदम से धरा को छोड़ दिया। उसने गुस्से से धरा की तरफ देखा। तुम? धरा को जब एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, उसको अब उसका पछतावा होने लगा। धरा ने आज की बाजू से खून निकलते हुए देखा तो वो डर गई। उसने फटाफट से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ लिया और आज की बाजू पर बांधने लगी। आज ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की? धरा काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अच्छे से कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मुझे छूने की? तुम मेरी वाइफ हो। आज ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें गोलियां लगी हैं? तुम्हें ये भी अच्छे से जानते हो कि तुम कोई फिजिकल काम नहीं कर सकते और तुम्हें अभी आराम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें इन सब की कोई चिंता नहीं है। तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो। धरा को लगा कि उसने इस बार कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, इसलिए वो आज को थोड़ा आराम से समझाना चाहती है। तो तुम मुझे ये आराम से भी तो कह सकती थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं और तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और उस तब के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ। आज अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ ये आइडिया काफ़ी अच्छा है। धरा ने खुश होते हुए कहा, लेकिन आज को गुस्से में देखकर वो तुरंत चुप हो गई। आज अपनी जगह से उठा और उसने कहा, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। तुम बस उस दिन का इंतज़ार करना। अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ।
ये कहकर अच वहाँ से जाने लगा। तभी वो दरवाजे के पास रुक गया। उसने बिना पलटे हुए ही कहा, और हाँ, कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। अच ने अपनी बात पूरी की और वो वहाँ से चला गया। धरा अच की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने अपने माथे पर मारते हुए कहा, अरे यार, मैंने कौन से कर्म किए हैं जो मुझे इस जैसा इंसान मिला। थोड़ी देर बाद सुनीता धरा के लिए खाना लेकर आई। धरा को भूख तो बहुत लगी थी। उसने जल्दी से खाना खा लिया। उसके बाद धरा फ्रेश होकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसको डर था कि कहीं अच दोबारा से आकर अपनी हरकतें न शुरू कर दे। तब एक बार में बैठा हुआ था और उसके आगे वाइन की बॉटल्स का ढेर लगा था। करीब 12 बजे वो ड्राइवर के साथ घर आया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि वो किसी बात से पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी आंखों में दर्द सब दिखाई दे रहा था। तनु दिन में सोई हुई थी। जब वो उठी तो उसने वहाँ किसी को नहीं पाया। उसने मेड से पूछा, यहाँ कोई नहीं है क्या? और धरा अभी तक नहीं आई। एक मेड ने उसे जवाब दिया, ओ मैडम अभी तक नहीं आई और ना ही तब सर, पर यहाँ गीता मैडम आई थी जब आप सो रही थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई। उस मेड की बात सुनकर तनु ने कहा, ओके ठीक है, मैं समझ गई। जब तब घर आया तब तनु सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर बैठकर धरा का इंतजार कर रही थी। शायद तब को पहली नज़र देखते ही तनु का दिल इसके लिए धड़कना शुरू हो गया था, या यूं कहें कि पहली नज़र वाला प्यार। तनु दिल ही दिल में उसको चाहने लगी थी। तब की नज़र जैसे ही तनु पर गई, वो गुस्से से उसके पास गया और थोड़ा हकलाते हुए कहने लगा, तुम गई नहीं अभी तक? तनु का ध्यान जैसे ही तब पर गया, वो उठ खड़ी हुई। उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, तुमने पी हुई है? मैंने जो बोला तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? जब तुम्हारी दोस्त यहाँ से चली गई तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। तनु ने हैरानी से पूछा, क्या धरा चली गई है? लेकिन कहा, उसने उस अक्षय के साथ शादी कर ली है। इतना बोलते ही तब को चक्कर आने लगे। तनु ने उसको अपनी बाहों में सहारा दिया। तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। तनु को तब की अब चिंता होने लगी थी। तनु सहारा देकर तब को रूम तक लेकर गई और उसको बेड पर लिटा दिया। उसने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, कितना भारी है ये, इसको ऊपर लाते लाते मेरे सारे पूजे ढीले हो गए हैं। तनु वहाँ से जाने को हुई तो तब बेड से उठ गया। उसने तनु से कहा, मुझे उल्टी का मन हो रहा है। तनु ने तब से चिढ़ते हुए कहा, तो मैं गार्बेज हूँ क्या? तुम मेरे ऊपर उल्टी करना चाहते हो? तब ने तनु की बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खुद ही उठने की कोशिश की। वो बस 2 ही कदम चला और फिर से उसको चक्कर आने लगे। ठीक है, मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। तनु ने तब को पकड़ लिया और वो वॉशरूम की तरफ लेकर गई। उसके बाद तनु तब के लिए खाना लेने नीचे किचन में चली गई। जब वो ऊपर खाना लेकर आई तो उसको वॉशरूम में तब के उल्टी करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसको अब तब की चिंता होने लगी थी। इतने पीने की क्या ज़रूरत थी जब पचाना मुश्किल हो जाता है। तनु को अब गुस्सा आ रहा था। तब ने लगभग आधे घंटे तक उल्टियाँ की और उसके बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। अब वो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था। उसने अपना नाइट सूट पहन लिया था और तनु को अब वो और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तनु बस उसको बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। उसने जब तनु को अपने रूम में देखा तो थोड़ा गुस्से से कहा, तुम गई नहीं अभी तक? मेरे रूम से निकलो और कल सुबह मेरे घर से भी। तनु ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा,
हाँ तो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं बस ये खाना लेकर आई थी तुम्हारे लिए। तब की नजरें जैसे ही खाने के ऊपर गईं, उसके एक्सप्रेशन थोड़े जेंटल हो गए। इस लड़की ने मेरी मदद की और मैंने इसको ही डांट दिया। उसने थोड़ा लो टोन में तनु से कहा, आई एम सो सॉरी। तनु ने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम ये बताओ कि क्या जो तुमने पहले कहा था वो सच है क्या? सच में धरा ने अच्छे से शादी कर ली है? तनु की कही बात सुनकर तब के एक्सप्रेशन जो अभी थोड़े नॉर्मल हो गए थे वो फिर से कठोर होने लगे। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा था। तनु ने जब तब की ऐसी हालत देखी तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है। तनु ने तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, चलो तुम खाना खा लो। तनु ने तब का हाथ पकड़ा और उसको सोफे पर बैठा दिया। तब ने कुछ नहीं कहा और वो भी आराम से सोफे पर बैठ गया। तनु ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खाओ। तब ने बस खाने को देखा, लेकिन उसने उसको खाया नहीं। जब तनु ने ये देखा कि तब खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा, तो उसने खुद ही खाने की प्लेट उठाई और उसको खाना खिलाने लगी। तब ने उसको अब मना नहीं किया, क्योंकि आज शायद उसको उसकी ज़रूरत थी। अगर वो आज के दिन अकेला होता तो बुरी तरह से टूट जाता। तनु जैसे उसकी चिंता कर रही थी, तब को भी अच्छा लग रहा था। तनु उसको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तब की नज़र बस तनु पर थी। उसको अब अच्छा फील होने लगा था, आखिर उसके साथ कोई तो था। तब ने तनु की आंखों में देखा, जिसको देखकर तब को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी आंखों को किसी आर्टिस्ट के डिजाइनर किया हुआ हो। तब की नज़र बस तनु के होठों पर चली गई, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अचानक से तब का मन तनु को किस करने का हुआ, लेकिन उसने एकदम से अपने अंदर आए ख्यालों को झटका। आखिर तू ये क्या सोच रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ शादी कर ली और तू अब किसी उसकी ही दोस्त के साथ। तब ने इससे आगे कुछ नहीं सोचा और उसने तनु से प्लेट छीन कर कहा, मैं खुद खा लूँगा। तनु को लगा कि शायद तब का दिमाग दारू पीने की वजह से सटक गया है। ठीक है, तुम खा लो, मुझे अब नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। तनु ने खड़े होते हुए कहा, नहीं तुम नहीं जा सकती। तब एकदम से चिल्लाया, क्यों नहीं जा सकती मैं? तनु ने कहा तो तब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, मेरे खाने के बाद ये प्लेट कौन लेकर जाएगा? तनु तब की ऐसी बचकानी बातें सुनकर हैरान थी। तुम ये खुद भी तो लेकर जा सकते हो, और अगर तुम इतने आलसी हो कि खुद इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो तुम किसी नौकर को बुला सकते हो। मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, और अब तक तो सब नौकर सो चुके होंगे, इसलिए तुम ही रुक जाओ। तब ने पहली बार तनु से इतने प्यार से बात की थी, इसलिए वो मान गई और उसके पास ही बैठ गई। तब ने तिरछी नजरों से तनु को देखा और खाना खाने लगा। काफी देर बीत चुकी थी। तनु को अब कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। इतना थोड़ा सा खाना तब ने अभी तक क्यों नहीं खाया? उसने नजरें झुकाकर तब की प्लेट की तरफ देखा, और ये क्या, इसमें तो अभी भी बहुत सा खाना बचा था। तनु ने फिर तब की तरफ देखा और उसने देखा कि तब की चम्मच में सिर्फ एक चावल का दाना था और वो उसी को ही खा रहा था। वो हर बार अपनी चम्मच में सिर्फ एक ही दाना लेता और उसको ही खाता। तनु ने चौंकते हुए तब से कहा, ये तुम कैसे खा रहे हो? एक एक दाना कौन खाता है? तब को एहसास हुआ कि वो अब पकड़ा जा चुका है। फिर उसने कहा, मेरा पाचन तंत्र काफी कमजोर है, इसलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। तब ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा।
तनु ने बस एक अजीब सी स्माइल तब को दी। उसने मन ही मन सोचा, तनु बेटा यहाँ से निकल ले, इसका तो शराब पीकर दिमाग ही खराब हो गया है। अगर तू बचना चाहती है तो निकल यहाँ से। तनु धीरे धीरे करके वहाँ से उठने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही खड़ी हुई तब ने उसकी बाजू पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लिया। तनु सीधा तब के ऊपर जा गिरी और उसके हाथ तब के सीने पर थे। ये क्या कर रहे हो तुम? तनु को अब डर लग रहा था। उसको लगा कि अब तब उसको जान से मार देगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ के जाने की? तब ने थोड़ा सख्ती में पूछा। तनु की आंखें शॉक के कारण फटी की फटी रह गईं। उसको ये बस एक सपना सा लग रहा था। वो तब हकीकत में वापस आई जब तब उसको ही देख रहा था। तब उससे अलग हुआ और उसने तनु से कहा, आगे से कभी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। तनु की आंखों में एकदम से चमक आ गई। क्या ये भी मुझसे प्यार करने लगा है? लेकिन दूसरे ही पल उसकी चमक गायब हो गई। तब अभी भी नशे में था। बेशक उसका नशा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से उतरा नहीं था। तब ने तनु की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसको धीरे धीरे सहलाने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रात आज और भी दिनों से ज्यादा सुंदर लग रही थी। बहुत सारे तारे और उनके लिए बीच में चमकता हुआ चांद और उसी चांदनी रात की मदहोशी में तब और तनु एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह जब तनु की आंखें खुली तो उसको रात में जो भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने तब को देखा जो अभी तक सोया हुआ था। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तब ने नींद में ही उसकी कमर पर हाथ रख लिया। तनु ने तब की तरफ देखा। अब तब का चेहरा तनु के एकदम करीब था। तनु को तब की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। तनु मन ही मन कहती है, कितना हैंडसम है ये। अब तनु का बिल्कुल मन नहीं था उठने का। वो बस तब को घूरे जा रही थी। दूसरी तरफ धरा की नींद जब खुली तो उसने अपने बगल में देखा, वहाँ कोई नहीं था। क्या वो रात को नहीं आया था? धरा ने मन ही मन सोचा। उसको फ्रेश होना था और उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। उसने तेजी आंखों से उस तरफ देखा जहाँ पर सुनीता ने उसके लिए लाए हुए कपड़े रखे थे। वो कपड़े अच ने लाए थे और उसकी पसंद के थे और सुनीता ने उन्हें अच के कपड़ों के साथ रखा हुआ था। धरा ने गहरी सांस ली और उसने अलमारी खोलकर कपड़ों को ठीक से देखा। वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो पहनती थी। धरा हैरान थी कि आखिर अच को कैसे पता कि वो क्या पहनती है। धरा की नज़र फिर वहीं रखे अंडरगारमेंट पर पड़ती है। उसका चेहरा उसी वक्त लाल हो जाता है। क्या ये भी उसने ही मेरे लिए लाए हैं? पर इसको मेरा शायद कैसे पता? धरा की धड़कन एकदम से रुक जाती है। वो जल्दी से अलमारी बंद कर देती है और वॉशरूम में घुस जाती है। उसकी सांसें अब भी तेजी से चल रही थी। धरा फ्रेश होकर जब नीचे आई तो उसने अच के बारे में सुनीता से पूछा। सुनीता ने उसको जवाब देते हुए कहा कि सर अपने स्टडी रूम में है। ओह, धरा ने जवाब दिया। धरा धीरे धीरे दबे पांव स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। अच फ्रेश होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी नज़र बाज की नज़रों की तरह लैपटॉप पर टिकी हुई थी। धरा ने दबे पांव ही कमरे में कदम रखे ताकि अच को पता न लगे। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये काम कर क्या रहा है। कहीं अच उस प्रोजेक्ट पर तो नहीं काम कर रहा है जिस पर वो साथ में काम करने वाले थे। धरा जब अच के चेयर के नज़दीक पहुंच गई तो वो लैपटॉप को घूरने लगी। अच की पीठ धरा के तरफ थी। लैपटॉप को देखकर धरा की आंखें छोटी हो गईं। ये तो सच में उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। धरा अपने ही ध्यान में थी। तभी अच ने उसको खींचकर खुद के ऊपर बैठा लिया। अरे नहीं, फिर से मैं पकड़ी गई। धरा धीरे से बुदबुदाई।
छोड़ो मुझे। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ? तुम्हारे अलावा किसी और की हिम्मत भी नहीं है जो बिना पूछे मेरी प्राइवेसी में एंटर हो सके। अच ने धरा को ऊपर से नीचे तक देखा। धरा ने एक टॉप पहना हुआ था जिसमें एक कार्टून बना हुआ था और उसके साथ उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। वो किसी बच्चे के जैसे अच की गोद में बैठी हुई थी और उसने ऐसा फेस बनाया हुआ था जैसे उसकी कैंडी किसी ने छीन ली हो। उसके भीगे हुए बाल थे और उसमें से पानी अभी भी गिर रहा था। उसने अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं किया था और वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। वो किसी छोटे बच्चे के जैसे लग रही थी। आज की नज़र धरा के सुर्ख होठों पर जाती है जो किसी पीच की तरह लग रहे थे। आज की धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। उसने धरा की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ की और उसको किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका किस और भी डीप हो रहा था। धरा को सांस लेने में अब प्रॉब्लम होने लगी थी। हर्ष को ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ा। उसने धरा के सर को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्द से ही ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइज करूंगा। उसकी बात सुनकर धरा को चक्कर आने लगे थे। उसने अच के सीने पर मारना चाहा लेकिन उसको याद आ गया कि उसको गोली लगी थी। धरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे साथ करना ही कौन चाहता है? छोड़ो अब मुझे। सी चुप, कुछ देर ऐसे ही रहो। अच ने उसको और भी कस कर पकड़ लिया और उसके बालों में किस करने लगा। धरा भी अब चुप हो गई थी। ये एहसास पहले जैसा ही था। जब वो अच उसको पहले किस करता था और गले लगाता था तो उसको बहुत अच्छा ही फील होता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसको उसकी खुशबू पसंद थी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अच ने उसे छोड़ दिया पर धरा अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थी। उसको एहसास ही नहीं हुआ कि अच ने उसे रिलीज कर दिया है। वो उसी तरह उसके चारों तरफ अपनी बाजू लपेटे बैठी हुई थी। धरा का सर अच के सीने में दफन था। अच ने लो टोन में कहा, बेड पर चलें। धरा एकदम से अपने ख्वाबों से बाहर आई और खड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी तब के घर जाना है। तब के घर जाना है? ये सुनकर अच की आंखें छोटी हो गईं। इससे पहले कि उसका गुस्सा बढ़ता, धरा ने जल्दी से कहा, मुझे बस कुछ ज़रूरी सामान लाना है अपना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अच ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। धरा ने अच को समझाने की कोशिश की लेकिन अच ने बस इतना ही जवाब दिया, अकेले जाने दूं, वो भी तुम्हें, वो भी उस तब के घर। अच की आंखों में तब के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। धरा मजबूर थी। उसको पता था कि अच उसके साथ आएगा ही आएगा, चाहे वो कुछ भी कहे। उसने कहा, ठीक है तो चलो। उधर तब अभी तक सोया हुआ था। तनु ने उसका हाथ धीरे से अपने ऊपर से उठाया लेकिन तभी तब की नींद खुल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। तनु ने देखा कि तब उठ रहा है तो उसने एकदम से अपना चेहरा कंबल में छुपा लिया। तब की आंखें जैसे ही पूरी तरह से खुली तो उसके सर में काफी तेज दर्द होने लगा। उसने अपना सर पकड़ा और उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे ही पल उसको एहसास हुआ कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा उसके पास कोई था। तब को अब कुछ कुछ याद आने लगा था। तनु ने धीरे से अपने मुंह से कंबल हटाया तो उसकी नज़र तब की नज़रों से मिल गई। उसकी सांसें मानो थम सी गई हों। तब उसको एकटक ही देखे जा रहा था। तनु ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, रात को जो भी हुआ वो फ्लो फ्लो में हो गया। तनु ने धीरे से अपने सर पर चपात मारी और बुदबुदाई, ये क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या तू? आई एम सॉरी।
तब ने उसकी आंखों में देखकर कहा। उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। आखिर कैसे वो अपना गम भुलाने के लिए किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तनु ने तब को समझाते हुए कहा। नहीं, ये मेरी ही गलती है। तब ने बस इतना ही कहा था कि कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला। वैसे तो उन दोनों ने कंबल ढक रखा था, लेकिन तब फिर भी एकदम से तनु के ऊपर लेट गया ताकि उसकी थोड़ी सी भी स्किन ना दिखाई दे। तब ने तनु को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था और तब भी एक कंबल में लिपटा हुआ था जो उसकी आधी बैग दिख रहा था। तब ने दरवाजे की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन पल भर में ही उसका गुस्सा गायब हो गया और उसके मुंह से आवाज आई, प्रीसा तुम? धारा ने जब ये देखा कि अंदर क्या हो रहा है तो उसको एकदम से एम्बेरेसिंग फील होने लगा। वो जल्दी से पीछे मुड़ गई। उसके ठीक पीछे अच खड़ा था। अच अपने फोन में बिजी था और शायद जो अभी हुआ था वो उसने नहीं देखा। अच ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई थी कि धरा ने उसके पास जाकर उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर ली। उसने कहा, आंखें मत खोलना। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगती है।